बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 11 दैट वाज द एनवायरनमेंट। अब हमने पढ़ लिए दो कॉन्सेप्ट्स, फूड चेन और फूड वेब। हमने देखा कि जो लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स थे वो थी फूड चेन और डिफरेंट फूड चेन्स मिलके बना रही थी फूड वेब। आज हम पढ़ेंगे कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से या फिर एक चीज से एनर्जी दूसरी चीज में ट्रांसफर होती है अराउंड इन आवर एनवायरनमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अगर इन दोनों की आपस की इंटरेक्शन देखी जाए तो हम फिर ऐसी एनवायरनमेंट को कहते हैं इकोसिस्टम। हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है। एनर्जी बहुत तरह की होती है। फॉर एग्जांपल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल इस तरह हीट भी एक एग्जांपल है एनर्जी की। इसके अलावा कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट या स्पीड से बहता हुआ पानी या हवा, उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। और एक स्टोर्ड चीज में, जैसे अगर पानी बह रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और अगर वो किसी डैम में स्टोर किया गया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी तमाम खानों में और काफी चीजों में केमिकल एनर्जी भी मौजूद होती है। आपने देखा कि कितनी तरह की एनर्जीज हैं हमारी एनवायरनमेंट में। ये जो एनर्जी है वो एक तरह से दूसरी तरह में कन्वर्ट होती है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर या कन्वर्ट होती है। आइए देखते हैं किस तरह। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन लिंक टू द नेक्स्ट इन एन इकोसिस्टम अलोंग अ फूड चेन। मैंने आपको बताया था फूड चेन क्या होती है। इट इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ चेन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। और जो ये लीनियर नेटवर्क है ये स्टार्ट करता है एक प्रोड्यूसर से, मतलब एक प्लांट से, और एंड करता है किसी प्रीडेटर पे। प्रीडेटर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्रे करते हैं, हंट करते हैं छोटे एनिमल्स को और उनके ऊपर फीड करते हैं। ABC करके मैंने यहाँ 3 लिंक्स बनाए हैं। आपको पता चलेगा कि किस तरह एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और बिल्कुल साथ ही साथ वो कन्वर्ट भी हो रही है फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर। सबसे पहले है A, सन इज द एनर्जी सोर्स फॉर नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ बात हो रही है सन मतलब सूरज की। सूरज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये कौन सी एनर्जी है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये एनर्जी लाइट एनर्जी भी है और हीट एनर्जी भी। हमें पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हीट और लाइट मिलती है सूरज से। अब ये सूरज जो है वो लाइट और हीट प्रोवाइड कर रहा है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स जो हैं इस एनर्जी का किस तरह फायदा उठाते हैं। मतलब B पॉइंट है, प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी इन फूड एंड स्टोर इट एज स्टार्च। ये जो B पॉइंट है यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बहुत प्रिसाइज करके की गई है। मैं इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर देती हूँ। नंबर 1 तो आप याद रखिएगा, यहाँ प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स की बात हो रही है। दे कन्वर्ट द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, मतलब सूरज से आती हुई जो रोशनी है उसको एक कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इन फूड। मैंने आपको बताया जो खाने पीने में एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है। मतलब जो लाइट एनर्जी सूरज से आ रही थी, हमारे प्रोड्यूसर्स ने मतलब प्लांट्स ने इनको इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इनटू केमिकल एनर्जी जो कि खाने में होती है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या फिनोमेना, तो मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि जब हमारे इर्द गिर्द मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीचे रूट्स में से, मतलब सॉइल जो है वहां से पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स, तो ये दोनों चीजें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पहुंच जाता है पत्तों तक, मतलब लीव्स तक। ये जो लीव्स हैं इनमें मौजूद होता है क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को ग्रीन कलर मिलता है। इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, मतलब ये जो लाइट है जिसको कन्वर्ट करना है प्लांट्स ने, ये एब्जॉर्ब होती है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और इसके एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन कर जाता है इनटू 2 थिंग्स दैट वर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। मतलब जो ग्लूकोज है वो है स्टार्च और जो ऑक्सीजन है वो हम यूटिलाइज कर लेंगे फॉर द फिनोमेना ऑफ ब्रीदिंग।
तो हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, मतलब जो हमारा सी पॉइंट है वो बता रहा है When consumers feed on plants, they release the stored energy by digestion. यहाँ पर बात हो रही है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स होते हैं ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो लेते हैं अपना खाना फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, मतलब प्लांट्स। अब आपको पता चला कि कंज्यूमर्स ने ये स्टार्च खाया, दे फीड ऑन प्लांट्स, मतलब ये प्रोड्यूसर से बना हुआ जो स्टार्च था उसके ऊपर हम कंज्यूमर्स ने फीड किया। दे रिलीज दिस स्टोर्ड एनर्जी। यहाँ बात हो रही है स्टोर्ड एनर्जी की, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी और ये केमिकल एनर्जी खाने में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये हमने अपनी बॉडी में ले जाकर इसकी ब्रेक डाउन करनी है ताकि हम इसकी एनर्जी का फायदा उठा सकें। तो दिस स्टोर्ड एनर्जी इज ब्रोकन डाउन या फिर यूटिलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब मैं आपको बताती हूँ डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। जब हम कोई चीज खाते हैं, मतलब इंजेस्ट करते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर उसका ब्रेकडाउन होता है, मतलब हम उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं और उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं। जब वो च्यू करके इतना छोटा हो जाता है कि इजीली हमारी फूड पाइप से ट्रैवल कर सके, तो हम उसको हजम मतलब इंजेस्ट करते हैं और फिर वो हजम होके जाता है हमारे, मतलब वो इंजेस्ट होके ट्रैवल करता है टुवर्ड्स आवर स्टमक। स्टमक में पहुंच के होती है इसकी केमिकल ब्रेकडाउन, मतलब ये जो स्टोर्ड एनर्जी है अब ये कन्वर्ट होगी इनटू द एनर्जी दैट आवर बॉडी कैन यूटिलाइज। तो इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये प्रोसेस लंबा है, मतलब ये जो डाइजेशन है ये सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती बल्कि इसके बाद जाती है हमारे इंटेस्टाइन्स में और वहाँ एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की एंड एट द एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी में से। तो ये है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एज वेल, मतलब कंज्यूमर्स में ये प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस जो है वो मेनली जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको रिलीज करने के लिए होता है। तो हमने देख लिया 3 पॉइंट्स में से कि हमारी जो फूड चेन है उसमें से किस तरह एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पहली सोर्स था हमारा सन, मतलब सूरज, जिसने एनर्जी ट्रांसफर की इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट टू आवर प्रोड्यूसर्स, मतलब प्लांट्स। प्लांट्स ने इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया इनटू केमिकल एनर्जी और ये केमिकल एनर्जी खाने में जाके स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने इस स्टार्च को कंज्यूम किया और ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी उसको बॉडी में ले जाकर कन्वर्ट कर दिया इनटू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सके। अब आपको पता चल गया किस तरह से ट्रांसफर हो रही है एनर्जी इन आवर फूड चेन या फिर इन आवर इकोसिस्टम। अब ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए, आइए देखते हैं। यहाँ आपके सामने एक पॉइंट लिखा है, plants and animals both utilize their energy for the purpose of respiration. Plants और animals दोनों अपनी इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, मतलब फायदे में लाते हैं एक म्यूचुअल प्रोसेस के लिए। वो है द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। ये एक ऐसा फिनोमेना या फिर ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में भी मौजूद है और एनिमल्स में भी मौजूद है। रेस्पायरेशन इज द एक्शन ऑफ ब्रीदिंग। अब रेस्पायरेशन होता क्या है? इट इज द एक्शन ऑफ ब्रीदिंग, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि हम ब्रीद करते हैं, जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस। हवा को अंदर लेके जाना और फिर बाहर फेंकना, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। मगर ये सिर्फ हवा नहीं होती, इट इज इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए हमने इनहेल मतलब अंदर लेके जाना होता है ऑक्सीजन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी का हर सेल मूवमेंट करते हुए या काम करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने अपनी बॉडी से बाहर निकालनी होती है क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती, इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो हम जो है इसको एक्सहेल करके मतलब बाहर की तरफ फेंक देते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपको पता चल गया कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में एक प्रोसेस जो है वो कॉमन है, व्हिच इज रेस्पायरेशन, जिसको हम कहते हैं द एक्शन ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का प्रोसेस। और इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। ये वही एनर्जी है जो अभी हमने पढ़ी, जिसकी ट्रांसफर हो रही थी और कन्वर्जन हो रही थी फूड चेन के अंदर। और ये ब्रीदिंग से हमने इनहेल कर लिया ऑक्सीजन को, एक्सहेल कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को। हमारे लंग्स को ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी हमें मिलती है फ्रॉम फूड। अब आपको पता चल गया कि रेस्पायरेशन क्या होता है और प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पायरेशन में एनर्जी यूज करते हैं।
एनिमल्स को और एनर्जी क्यों चाहिए और कौन से प्रोसेसेस हैं जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आइए मैं आपको बताती हूँ। एनिमल्स ऑल्सो यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ नंबर 1 डाइजेशन। अभी जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया डाइजेशन का, खाना खाने का और फिर उसके डाइजेस्ट होने का, उसकी एनर्जी हमें किस तरह मिलती है, ये था हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। Reproduction is the process by which a male and female cell combine to form a new infant. अब आपको पता है जब कोई नया सेल बन रहा होता है तो उसके लिए कितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हम ह्यूमंस को, इवन एनिमल्स को भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करवाने का। मतलब हमारा हार्ट जो है वो पंप करेगा और हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्कुलेशन। देन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है जब हम खाना खा लेते हैं और खाने में से तमाम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, तो बाद में बचता है एंड प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। और जब हम बॉडी से बाहर इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देते हैं तो हम इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड मूवमेंट। आपको पता है कि बचपन से लेके बड़े होने तक इंसान जो है उसकी बोन्स भी ग्रो करती हैं, उसका स्केलेटन जो है वो स्मॉलर साइज से बड़े साइज की तरफ आ रहा होता है, उसने हाइट भी गेन करनी होती है और वेट भी गेन करना होता है। इस सारे प्रोसेस में उसको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोइंग एज में, मतलब टीन एज में, जब इंसान या फिर कोई भी लड़का लड़की हाइट पकड़ रहे होते हैं या वेट गेन कर रहे होते हैं तो उनको खाने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उसकी वजह यही है कि हमें एनर्जी मिलती है फ्रॉम फूड और ये एनर्जी यूटिलाइज होगी फॉर द इंक्रीज इन आवर हाइट एंड इंक्रीज इन आवर वेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक पॉइंट लिखा है मैंने, while the rest is stored as protein and fat। यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी की। एनर्जी हमने मतलब खाने से ले ली और फिर यूटिलाइज कर ली हमारी बॉडी ने टू परफॉर्म ऑल दीज प्रोसेसेस, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ कोट की हैं। अब आपको पता चल गया कि हमने जब खाना खाया और एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो गई इन तमाम प्रोसेसेस को करने के लिए, तो एंड में जो एनर्जी बच जाती है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिस तरह प्लांट्स में स्टोर हो रही थी। प्लांट उसको स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मगर हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट कर देगी इनटू प्रोटीन, जो कि हमारे मसल्स को बनाती है, एंड इनटू फैट। फैट जो है वो ओबीस पीपल, मतलब ओवरवेट लोगों के ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि खाना ज्यादा खाते हैं मगर उनकी इतनी मूवमेंट नहीं होती, ना तो वो ग्रो कर रहे होते हैं, तब उनको ओवरवेट कहेंगे क्योंकि उन पे हो जाती है फैट डेपोजिशन। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो एनर्जी इनटेक करते हैं उसको यूटिलाइज किस तरह से करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, आपको नजर आ रहा होगा कि सन से ये एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। इट इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रास, मतलब आवर प्रोड्यूसर्स, एंड एंडिंग अप एट कंज्यूमर्स, जहां जो मैंने यहाँ बनाया है बुलॉक। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सन। आपको पता है कि सन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन ने प्रोवाइड करनी होती है हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी टू नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब आपको पता है कि सन ने एनर्जी प्रोवाइड की, मगर अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। 10 लाख किलो जाउल ऑफ एनर्जी हमारा सन हमें प्रोवाइड करता है। किलो जाउल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी जिसमें हम एनर्जी की अमाउंट को मेजर करते हैं। तो इसमें मैंने दो एरोज बनाए हैं, एक यहाँ जा रहा है और एक इधर। नंबर 1 इज 9,78,000 kilojoule of energy is lost in this surrounding, while 22,000 kilojoule of energy is taken up by grass, या हम कह सकते हैं is taken up by the producers, मतलब plants। अब हमारे सन ने हमें बहुत सारी एनर्जी दी, जिसमें से मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स में एनर्जी किस तरह से लूज करेगी या फिर जाया हो जाएगी, मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो सॉइल है वो हीट को और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। हमारे इर्द गिर्द जितनी इन्वायरमेंट, जितनी गैसेस हैं वो भी इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी। अब ह्यूमंस भी और डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, मगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे ग्रास तक कितनी एनर्जी पहुंचेगी, इसीलिए हम कहेंगे that the rest of the energy is lost. Although it is not lost, it is utilized by other
other units of our ecosystem. अब आपने देखा कि सिर्फ 22,000 किलो जॉल एनर्जी पहुंची ग्रास तक. अब ये ग्रास में 22,000 जो किलो जॉल एनर्जी है वो भी फर्दर डिवाइड कर जाती है 3 पार्ट्स में. नंबर 1 इज 2,000 किलो जॉल, नंबर 2 इज 3,000 एंड नंबर 3 इज 17,000. यहाँ पर भी जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी है मतलब 17,000 किलो जॉल एनर्जी, इट इज यूज्ड एज फूड बाय अदर्स. इसका मतलब ये है कि मैं क्योंकि आपको बुलॉक की एग्जांपल समझा रही हूँ कि बुलॉक ने कितनी एनर्जी ली है फ्रॉम द ग्रास, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो 17,000 किलो जॉल एनर्जी है वो बाकी ऑर्गेनिजम्स मतलब बाकी हर्बीवोर्स जैसे काउ, शीप, कैमल या फिर हॉर्स, डोंकी, रैबिट जैसे तमाम ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स खा लेंगे इस ग्रास को. मतलब 17,000 किलो जॉल एनर्जी बाकी ऑर्गेनिजम्स ने कंज्यूम कर ली. 2,000 किलो जॉल एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन. अभी मैंने आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझाया कि ब्रीदिंग प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन. प्लांट्स भी ये प्रोसेस अंडरगो करते हैं और ह्यूमंस में भी ये प्रोसेस होता है. अब आपको पता चल गया कि ग्रास भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रही है और ब्रीथ कर रही है. इस ब्रीदिंग प्रोसेस में इसकी 2,000 किलो जॉल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी. अब हमारे पास आउट ऑफ 22,000 जो कि ग्रास ने एब्जॉर्ब की थी एनर्जी फ्रॉम आवर सन, हमारे पास बच गया है सिर्फ 3,000 किलो जॉल एनर्जी. ये 3,000 किलो जॉल एनर्जी हमारा जो बुलॉक है वो कंज्यूम कर लेगा, मतलब खा लेगा घास को, और घास खा के उसको सिर्फ 3,000 किलो जॉल एनर्जी मिल रही है. अब ये 3,000 किलो जॉल एनर्जी किस तरह से यूटिलाइज होती है मैं आपको बताती हूँ. अब यहाँ मैंने 3 एरोज बनाए हैं जो कि बता रहे हैं कि बुलॉक ने जो 3,000 किलो जॉल एनर्जी यूटिलाइज किया था अब वो किस तरह से उसको यूज करेगा. नंबर 1 इज 1,000 किलो जॉल इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन. 1,000 किलो जॉल ऑफ एनर्जी वो रेस्पिरेशन में यूज करेगा. जो मैंने आपको बताया ब्रीदिंग का प्रोसेस है जो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी. तो ब्रीदिंग में 1,000 किलो जॉल एनर्जी यूटिलाइज हो गई. सेकेंड इज 1875 किलो जॉल इज लॉस्ट वाया एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का प्रोसेस मैंने आपको भी बताया कि जब हम डाइजेस्ट करते हैं खाने को तो उसके यूजफुल कंपोनेंट्स हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो उसका एंड प्रोडक्ट मतलब वेस्ट बनता है वो बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन. मतलब जो बुलॉक है वो एक्सक्रीशन से 1875 किलो जॉल ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस्ट कर देगा थ्रू यूरिन या फिर फीसेस. अब यहाँ पर जो थर्ड है वो बता रहा है कि 125 किलो जॉल इज टेकन अप बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस जो है वो सिर्फ इस बुलॉक को काम में लाने के लिए 125 किलो जॉल ऑफ एनर्जी यूज करते हैं बुलॉक की कंज्यूम की हुई. तो आपको पता चल गया किस तरह से एक सूरज से एनर्जी ट्रांसफर हुई टू आवर प्रोड्यूसर्स दैट वाज प्लांट, और उसके बाद बुलॉक ने इस एनर्जी को कंज्यूम कर लिया और हम ह्यूमंस इस एनर्जी को फायदे में ले आए. ये होती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. आज के लिए इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.